राज्यों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने मरुधरा जीतने का मास्टर प्लान बनाया और सेंधमारी की पूर्वी राजस्थान को चुना गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दिल्ली मार्च के बाद में अब भाजपा भी मिशन राजस्थान में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले पूर्वी राजस्थान को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुना। तो इस पर कांग्रेस ने भाजपा पर अपना पलटवार किया। यूपी फतेह, अब राजस्थान की बारी। पूर्वी राजस्थान से सेंधमारी की तैयारी। मिशन 2023 पर जेपी नड्डा। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले पूर्वी राजस्थान से चुनावी बिगुल बजा दिया है। नड्डा ने सवाई माधोपुर में एसटी मोर्चा के सम्मेलन से हुंकार भरी। तो आपसे मैं ये निवेदन करने आया हूं और मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय में आपने लोकसभा में तो हम लोग को जीत हासिल कराई ही है, विधानसभा में भी आप पीछे नहीं रहेंगे और आप एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान खिलाएंगे और आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में शामिल करते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयोजन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने पूर्वी राजस्थान को ही क्यों चुना, इसके पीछे का सियासी गणित भी जान लीजिए। चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में भाजपा के हाथों से पूरी सीटें खिसक गई थी। ऐसे में अब भाजपा का पूरा फोकस पूर्वी राजस्थान पर है। पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों में 39 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 39 में से 25 सीटों पर जीत मिली थी। 2018 में बीजेपी को 39 में से सिर्फ 4 सीटें ही मिल पाई थी। 2018 में बीएसपी 5, निर्दलीय 4, आरएलडी 1 सीट पर जीती थी। सवाई माधोपुर बीजेपी के कद्दावर नेता और सांसद किरोड़ी लाल मीणा का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। इसलिए बीजेपी हर हाल में दोबारा ये गढ़ फतह करना चाहती है। की पार्टी परिवार की पार्टी है, आप तमिलनाडु चले जाइए परिवार की पार्टी है, और आप महाराष्ट्र चले जाइए एनसीपी और शिवसेना, ये भी परिवार की पार्टियां बनी। ये देश के लिए खतरनाक है। पहले ये रीजनल पार्टी बनती है, ये क्षेत्रीय पार्टी बनती है और बाद में ये पारिवारिक पार्टी बन जाती है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सबसे बड़ी मेंबरशिप है, जिसकी सबसे बड़ी फॉलोइंग है, हम तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये लोग, ये पार्टियां, ये देश की प्रजातंत्र के लिए खतरा है। इस बात को आपको समझना चाहिए। ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं, आइडियोलॉजी विचारधारा के लिए अच्छा नहीं। पिछले चुनाव में पूर्वी राजस्थान को फतेह करने के पश्चात अशोक गहलोत ने कांग्रेस में विलय करा दिया। साथ ही आरएलडी तथा निर्दलियों का समर्थन भी कांग्रेस को ही मिला था। इसके पश्चात अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान के लिए सौगातों का पिटारा भी खोल दिया और इन विधायकों को सरकार में प्रतिनिधित्व देकर उनका मान भी बढ़ाया। वर्तमान में राज्य सरकार में इसी पूर्वी राजस्थान से 14 मंत्री हैं। ऐसे में इस इलाके की खास अहमियत जान पड़ती है। जेपी नड्डा के पूर्वी राजस्थान दौरे को लेकर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बीजेपी झूठे वादे कर सत्ता में आई, लेकिन अब जनता हकीकत जान चुकी है। खाचरियावास ने कहा कि गहलोत सरकार ने जनता के लिए बेहतरीन काम किए हैं और लोक कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। जेपी नड्डा कितनी आ जाए, जब तक बीजेपी अपने कर्म नहीं सुधारेगी और महंगाई दूर करने के लिए सस्ता ही नहीं करेगी। आज हर चीज़ खाने पीने की महंगी हो गई, टोल महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर महंगा हो गया, बचा क्या है? तो बीजेपी ये चाहती है कि हम देंगे तो कुछ नहीं जनता को, लेंगे ही लेंगे,
बीजेपी देना नहीं चाहती, तो बीजेपी कितने ही दौरे कर ले। अब पोल खुल गई, जैसे ही 4 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, लोगों को लगा बीजेपी सुधरेगी, अब धोखा नहीं करेगी, वापस धोखा किया। तो बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती, क्योंकि धोखा कर रहे हैं, ये धोखे की हांडी है बीजेपी। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनावों में से 4 राज्य जीतकर भाजपा के हौसले बेहद बुलंद हैं। वहीं भाजपा ने राजस्थान में 2023 के अंत में होने वाले चुनावों के लिए अभी से तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं पिछले 2 साल के चुनावों पर अगर नजर डाली जाए तो राजस्थान में सीएम गहलोत का जादू जमकर चला। वहीं जीत वाली मोहर राजस्थान में जनता ने लगाई भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान की चतुर और चौकन्ना पुलिस ने सीरियल ब्लास्ट की तैयारी कर रहे टेरर मॉड्यूल को नाकाम कर दिया है। 14 साल पुराने जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि राजस्थानी जयपुर को एक बार फिर बड़े जख्म देने की तैयारी की गई। लेकिन राजस्थान की चतुर और चौकन्नी पुलिस ने दहशतगर्दों के टेरर मॉड्यूल को नाकाम कर दिया। पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी मध्य प्रदेश के प्रतिबंधित संगठन अल शुफा के सदस्य बताए जा रहे हैं। जयपुर को दहलाने की नापाक साजिश नाकाम। मरुधरा में पकड़े गए अल सुफ़ा के दहशतगर्द। आतंकी कनेक्शन, रतलाम टू राजस्थान। जयपुर को सीरियल बम ब्लास्ट से दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। राजस्थान एटीएस ने संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बम बनाने का सामान, टाइमर और करीब 12 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक वो जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग पर काम कर रहे थे। राजधानी से 10 किलोमीटर दूर पुलिया के नीचे विस्फोटक छिपाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही 3 संदिग्ध पुलिस के हत्थे चढ़ गए और बड़ी साजिश का राज फाश हो गया। एक्सप्लोजिव एक्ट और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये अपने आप को जितनी जानकारी सामने आई, गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई उसमें, उसके अनुसार ये अपने आप को अल सुफा संगठन से संबंधित बताते हैं। रतलाम के रहने वाले हैं तीनों के खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास, मारपीट और इनके मुकदमे दर्ज हैं। और इनके पास जो सामग्री मिली, इनका कहना है कि जयपुर के पास किसी पर्टिकुलर जगह पे इनको इस सामग्री को सौंपना था और वहाँ की लोकेशन इनको अपने जिन्होंने इनको भेजा था उनके साथ शेयर करनी थी। इसके आगे 3 व्यक्ति अब तक गिरफ्तार हुए हैं, इनसे पूछताछ जारी है। पुलिस को आज 8 दिन का इनका पीसी मिला है। दरअसल 30 मार्च की रात चित्तौड़गढ़ के निम्बेहेड़ा पुलिस नाकाबंदी कर तलाशी अभियान चला रही थी। इसी दौरान शक के आधार पर पुलिस ने एक कार को रोका और युवकों से पूछताछ की। जवाब नहीं मिलने पर गाड़ी की तलाशी ली गई। कार में विस्फोटक देखकर पुलिस के होश उड़ गए। आतंकियों की भनक लगते ही सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गईं। एटीएस एडीजी अशोक राठौड़ पूरी टीम के साथ सीधे चित्तौड़गढ़ पहुंचे और तीनों संदिग्धों से पूछताछ की। एटीएस की कई घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद संदिग्धों ने अपनी नापाक प्लानिंग के बारे में मुंह खोला। सूत्रों के मुताबिक भारी मात्रा में पकड़ा गया विस्फोटक रतलाम में आमीन नाम के व्यक्ति से लाया गया था। मध्य प्रदेश के अल सुफ़ा संगठन से जुड़े हैं तीनों संदिग्धों के तार। 2012-13 में पहली बार रतलाम में एक्टिव हुआ था अल सुफ़ा। रतलाम के तरुण और कपिल हत्याकांड में आया था संगठन का नाम। बजरंग दल नेता की हत्या में गिरफ्तार हुए थे अल सुफ़ा के सदस्य। स्लीपर सेल की तरह ही काम करता है प्रतिबंधित अल सुफ़ा संगठन। रतलाम पुलिस में रतलाम के स्थानीय स्तर पे हम इनके सभी ठिकानों की तलाशी ले रहे हैं। इनसे मिलने वालों के, इनके जो अन्य साथी हैं उनकी तलाशी, उनकी जो पूछताछ है वो जारी है। अभी तक जो शुरुआती विवेचना है उसमें हम लोग जिनसे पूछताछ कर रहे हैं तो पूरा एक इसमें ट्रैक बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ से अवैध जो सामग्री थी इनके पास आई है और किन के पास रही, किन किन लोगों के द्वारा इसको स्थानांतरण किया गया और अब फाइनली कहाँ जा रही थी। तो इन सभी पहलुओं पर विवेचना जारी है और शीघ्र ही और भी अन्य जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। 31 मार्च को कड़ी सुरक्षा के बीच अल्तमश, जुबैर और सैफुल्ला को चित्तौड़गढ़ सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को 8 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश एटीएस ने संदिग्ध आतंकियों की शिनाख्त पर चित्तौड़गढ़ टोंक से 3 और रतलाम में 2 मददगारों को गिरफ्तार किया। ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों की जयपुर पर नापाक निगाहें पड़ी हों। साल 2008 में भी सीरियल ब्लास्ट के जरिए पिंक सिटी का सीना छलनी किया गया। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां एहतियातन
हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं। कब कब हुई जयपुर को दहलाने की साजिश। 2008 में जयपुर में हुए थे सीरियल ब्लास्ट में 60 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। 2014 में सिमी संगठन के 7 सदस्य पकड़े गए थे। सिमी की स्लीपर सेल ने रची थी ब्लास्ट की साजिश। जयपुर ब्लास्ट मामले में 4 दोषियों को मिली थी फांसी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार पकड़े गए आतंकियों के तार आतंकी संगठन ISIS से जुड़े हो सकते हैं, लिहाजा इस मामले में NIA भी तफ्तीश में जुट गई है। राजस्थान से लेकर रतलाम तक ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आतंकियों के नापाक मंसूबों में कौन कौन से शहर और राज्य शामिल थे। आने वाले दिनों में सुरक्षा एजेंसियां टेरर मॉड्यूल को लेकर कई बड़े खुलासे कर सकती हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दौसा में झूठी FIR ने क्या लेडी डॉक्टर की जान ली है? परिवार के आरोप और देश भर में फैला आक्रोश इशारा तो इसी ओर कर रहा है। क्या राजस्थान में डॉक्टर्स को टारगेट किया जाता है? क्या झूठे मुकदमों के जरिए ब्लैकमेलिंग का खेल रचा जाता है? डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के बाद उठा सियासी बवंडर, संकेत तो यही दे रहा है। दौसा की डॉक्टर अर्चना सुसाइड केस की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने दौसा पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं महिला अपराध को लेकर संसद में भी राजस्थान सरकार की घेराबंदी की गई। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि पहले तो डॉक्टर हमारी महिलाएं बन ही नहीं पाती। दूसरी बात है कि जो सेवा भावना से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, राजस्थान की पुलिस जितना अन्याय उनके प्रति कर रही है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। मेरा संसदीय क्षेत्र है और मेरे संसदीय क्षेत्र को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसे में जिन्होंने भी हतोत्साहित किया उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसका परिवार जो आज उजड़ गया, हमारे 2 परिवार उजड़े, एक तो प्रसूता बहन का घर उजड़ा, दूसरा हमारी डॉक्टर के जाने से हमारे क्षेत्र के एक चिकित्सा विभाग की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं सोचती हूँ कि ये मेरा ही दुख नहीं, ये पूरे देश का दुख है। 2 दिन से जिस तरह से मीडिया इस पर चल रहा है, और मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि राजस्थान की सरकार को चेताइए। राजस्थान की सरकार यदि महिलाओं और हमारी चिकित्सा पद्धति के साथ खड़ी नहीं होगी तो राजस्थान की सरकार का काला मुंह करना पड़ेगा। अन्यथा राजस्थान की सरकार महिलाओं के लिए जो अपराध कर रही है, जिस तरह से पुलिस अपराध कर रही है, मेरे संसदीय क्षेत्र में ये 4थी घटना है। मैं माननीय आपके माध्यम से सरकार को चेताने के लिए मैं भारत के होम मिनिस्ट्री से भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए यदि सुरक्षा करनी है तो राजस्थान की सरकार को चेताना पड़ेगा। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 28 मार्च को उस समय हुई जब खेमावास की रहने वाली आशा देवी दौसा के लालसोट स्थित आनंद अस्पताल में प्रसव के लिए पहुंची। इस दौरान प्रसूता ने नवजात को जन्म दिया, लेकिन PPH कॉम्प्लिकेशन के चलते प्रसूता की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों के साथ सैकड़ों ग्रामीण अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। 28 मार्च को खेमावास की प्रसूता को भर्ती कराया गया। दोपहर में आशा देवी अस्पताल में लड़के को जन्म दिया। PPH के बाद अचानक प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई। 28 मार्च परिजनों के साथ शव को गांव भिजवा दिया। 2 घंटे बाद परिजन शव लेकर अस्पताल के बाहर बैठ गए। FIR मुआवजे की मांग पर देर रात तक प्रदर्शन हुआ। 29 मार्च को सुबह 11 बजे डॉक्टर अर्चना ने फांसी लगा ली। डॉक्टर अर्चना की सुसाइड की खबर आग की तरह फैली। पुलिस ने शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसमें डॉक्टर अर्चना ने खुद को बेकसूर बताते हुए डॉक्टर्स को प्रताड़ित न करने की बात कही। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या से पहले लिखा, मैं मेरे पति और बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। कृपया मेरे मरने के बाद इन्हें परेशान नहीं करना। PPH कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए डॉक्टर को प्रताड़ित करना बंद करो। मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे। मैंने कोई गलती नहीं की, किसी को नहीं मारा। मेरा मरना
शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे। महिला सर्जन की सुसाइड की खबर के बाद डॉक्टरों ने पूरे राजस्थान के निजी अस्पताल बंद कर दिए। प्रदर्शन के बाद सरकार भी हरकत में आई और सुसाइड मामले में एसपी अनिल कुमार को हटा दिया। 30 मार्च को एसपी अनिल कुमार को हटाया गया। डीएसपी शंकरलाल मीणा को एपीओ किया गया। एसएचओ अंकित चौधरी को सस्पेंड कर दिया। राजकुमार गुप्ता को जिले का नया एसपी बनाया गया। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जांच शुरू की। इतना ही नहीं, पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल और एक अन्य आरोपी राम मनोहर बैरवा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चिकित्सा मंत्री ने साफ किया कि अपराधी कोई भी हो बच नहीं पाएगा। कुछ ऑफेंडर लोग हैं जिनका ये धंधा है, वो लोग करते हैं ना, बीजेपी का कोई इसमें आदमी इन्वॉल्व है ना, कोई ऑफेंडर लोग हैं उन्होंने एक कृत्य किया है। इनका वीडियो वगैरह जो भी है, कोई बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, इस लालसोट की पूरी जनता का सवाल है। इस तरह की जो हमारा एक हीरा खो दिया हमने डॉक्टर के रूप में, उसकी क्षतिपूर्ति हमारी कभी होगी नहीं और आइंदा इस तरह की घटनाएं नहीं हो, उस तरह इस कानून को और हम सख्त करेंगे। जिन लोगों ने ये घटना घटने के लिए जिन्होंने कृत्य किया है उन लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत जल्दी उनका चालान करके उनको कठोर से कठोर जो भी कानून में 306 में प्रावधान है वो उस प्रावधान को लागू करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका चालान करवाएं, जिससे जल्दी से जल्दी इस पर एक डॉक्टरों में जो पुनः विश्वास आए कि सरकार हमारे साथ है, सरकार ने जो कानून बनाया वो हमारा रक्षा कवच है। उधर डॉक्टर अर्चना के पति ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रसूता की मौत की वजह बताई और बीजेपी नेता बलिया जोशी पर ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, मृतका के पति ने सांसद किरोड़ी लाल पर बलिया को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। ये जिन लोगों ने किया, बलिया जोशी, महेश बिहारी शर्मा और ये बैरवा, ये जो लोग हैं ये सब सीसीटीवी फुटेजेस में दिख रहे हैं। पुलिस इनको आइडेंटिफाई करे, इनको अधिकतम धाराओं में सख्त से सख्त सजा में जेल भेजे। और जो लोग जैसे इनके ऊपर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, अरे वो अभी भी उसका बचाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बलिया जोशी ने धरना देकर सही किया, बलिया जोशी लोगों की मदद करता है। किरोड़ी लाल जी, आप हमको मार दो, ऐसा कर दो आके, मुझे मालूम है आप छोड़ोगे नहीं। बेशक उनके खिलाफ कार्रवाई करें, मैं कहीं रोकने वाला नहीं हूँ, पर मेरी जहाँ तक जानकारी उसमें इतना है कि बलिया जोशी ऐसी घटनाओं पर उग्र हो जाता है, आंदोलन करता है, सड़क पर उतरता है और न्याय दिलाने की कोशिश करता है। आपकी नज़र में ऐसा है कुछ अन्याय किया है तो मैं अपराधी के साथ नहीं हूँ। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। आपको न्याय मिल रहा है। एसपी को हटा दिया गया, डीएसपी को एपीओ कर दिया गया, थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया और भी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आईएमए विशेष कानून बनाने की मांग कर रहा है। साथ ही लालसोट एसएचओ और डीएसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त सजा दिलाने की मांग की। दौसा मामले में पुलिस ने जिस तरह से लापरवाही बरती और बिना जांच पड़ताल के डॉक्टर दंपति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। डॉक्टर अर्चना शर्मा की सुसाइड के बाद पूरे पुलिस महकमे के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही राजस्थान सरकार की भी पूरे देश में किरकिरी हो रही है। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। खबर में दम है में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।